नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस देश में आप नौजवान हैं और आपने कोई सरकारी परीक्षा दी है तो मुमकिन है आप परेशान हैं। सरकारी परीक्षा व्यवस्था फेल हो चुकी है। जो खुद फेल हो चुकी है वो दूसरों को क्या पास कराएगी। भारत के तमाम राज्यों में सरकारी परीक्षाओं की जाल में फंसे युवा आपको मिल जाएंगे। सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरते ही नौजवानों के जीवन में कुछ बदलाव आते हैं। वे धरना प्रदर्शन करना सीख जाते हैं, पुलिस की लाठी सहने लग जाते हैं, अपनी जेब से बचे खुचे पैसे निकालकर वकीलों को देना सीख जाते हैं। आजकल अपना वीडियो भी बनाना सीख गए हैं ताकि आपस में एक दूसरे को भेजते रहें। इन परीक्षाओं से मुक्ति का एक ही तरीका नजर आता है। इस तरीके की खोज मैंने कई साल तक इस मुद्दे को कवर करने के दौरान की है। सरकारी परीक्षा से मुक्ति का एक ही तरीका है कि भारत के नौजवान जवान होना बंद कर दें। ना आप जवान होंगे और ना सरकारी परीक्षा देंगे और ना ऐसी नौबत आएगी। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल। इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपकी आर्थिक क्षमता ठीक है तो ज्वाइन करने के बारे में भी सोचिए। यह चैनल फेसबुक पर भी मौजूद है। पुलिस ने यहां लाठीचार्ज कर दिया है और छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। जो बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और असम से लेकर बंगाल या झारखंड तक के ऐसे नौजवान अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कतई मैसेज ना करें। यह समस्या इतनी बड़ी है कि मैं अकेले हर जगह का कवर नहीं कर सकता और ना करूंगा, क्योंकि संसाधन नहीं है। जब भी इस तरह का वीडियो करूं, इसे आप अपनी समस्याओं का प्रतिनिधि वीडियो मान लीजिए। बंगाल का है तो बिहार का मान लीजिए, उत्तराखंड का है तो मध्य प्रदेश का मान लीजिए। ये सभी खबरें छप चुकी हैं और इनका कोई असर नहीं है, क्योंकि सरकार का काम बाकी मुद्दों से चल जाता है। अच्छा होता भारत के नौजवान और भारत की जनता इन खबरों को पढ़कर कम से कम इतना ही समझ लेती कि हमारे नौजवानों को किस किस यातना से गुजरना पड़ता है, उनसे सहानुभूति रख लेती। क्या हो गया? क्या हुआ आपके साथ? अरे यकीन ना हो तो उत्तराखंड से छपने वाले अखबारों को उठाकर देख लीजिए। 13 जनवरी के अखबारों में पेपर लीक और गिरफ्तारी की खबरें भरी पड़ी हैं। 8 जनवरी को पटवारी की परीक्षा हुई थी जिसे रद्द कर दी गई। परीक्षा में शामिल हुए 1,14,071 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। राजस्व पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी और उसकी पत्नी सहित 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा निरस्त की है। अब 12 फरवरी को फिर से परीक्षा कराई जाएगी। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया है कि लोक सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपने कार्यालय से प्रश्न पत्र लीक किया और अपनी पत्नी ऋतु के जरिए लीक किया और अपने करीबियों को पहुंचा दिया, जिसके बदले में कथित रूप से उन्हें पैसे मिले। सरकारी परीक्षा एक गुफा के समान है जिसमें प्रवेश करने वाला नौजवान कई वर्षों तक अंधेरे में रहता है, इस उम्मीद में कि दूसरी छोर पर रोशनी दिखाई देगी। सरकारी परीक्षा देने वाले युवाओं में किस किस तरह के लोकतांत्रिक गुणों का विकास होता है, इस पर एक रिसर्च किया है। किसी भी लोकतांत्रिक नागरिक में धीरज का होना बहुत जरूरी है। सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरते ही नौजवानों के भीतर धीरज का प्रवेश होता है। कई महीनों तक वे परीक्षा की तारीख का ही इंतजार करते रहते हैं। परीक्षा कैंसिल होती है तो अगली तारीख का इंतजार करते रहते हैं। जंतर मंतर जाएंगे, मुर्दाबाद, सीएस बरतानिया मुर्दाबाद। इसके बाद अगला गुण विकसित होता है धरना प्रदर्शन का। जैसे ही आप सरकारी परीक्षा देते हैं, आप धरना प्रदर्शन के लायक बन जाते हैं। आप सड़क पर तंबू लगाकर बैठ जाते हैं और रात खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं। अपनी परीक्षा को लेकर नारे लिखने और लगाने का गुण भी विकसित हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि नौजवान मौलिक नारे लिख पाते हैं। दरअसल सरकार का सिस्टम एक ही तरह से सभी राज्यों के सभी वर्ग के नागरिकों को परेशान करता है, इसलिए उससे इंसाफ की मांग की भाषा भी एक ही तरह की हो गई है। सरकारी परीक्षा देने वाला युवा
पुलिस की लाठी के प्रति सजग हो जाता है, सहनशील हो जाता है, लाठी खाता भी है और पुलिस की लाठी से बचने के लिए दौड़ने भागने का अभ्यास भी हो जाता है। पुलिस से संवाद करना भी सीख लेता है। अगर किस्मत अच्छी है तो किसी परीक्षा के सताए नौजवानों को मंत्री या अधिकारी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। फिर ये नौजवान लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका को समझने निकल पड़ते हैं, पत्रकारों की तलाश करते हैं, उन्हें ट्विटर पर खोजते हैं, वहां मैसेज करते हैं, फिर उनका नंबर निकालकर व्हाट्सएप करते हैं जैसे मुझे करते हैं। तो एक सरकारी परीक्षा का फॉर्म भरने से नौजवानों को लोकतंत्र के तमाम हिस्सेदारों से मेलजोल और संवाद करने का अनुभव शुरू हो जाता है। उनमें लोकतांत्रिक गुणों का विकास होने लग जाता है। और आपकी जो इमेज पूरे इंडिया में बनाना 2024 में चाहते हैं ना, उस इमेज को हम यहीं पे धराशायी ना कर दे तो हम नहीं बंद करेंगे। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा धरना प्रदर्शन का, वो उत्तराखंड का है, मगर ऐसा ही वीडियो आपको इसमें दिखेगा बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक का। वन दारोगा की परीक्षा के सताए नौजवान कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं देहरादून में। दिसंबर 2019 में वन दारोगा की परीक्षा की अधिसूचना जारी होती है, परीक्षा होती है और 3 साल बाद दिसंबर 2022 में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। नौजवानों की जवानी के 3 साल निकल गए। सरकारी परीक्षा आपके बच्चों के साथ क्या करती है, खासकर एनआरआई अंकिलों को जरूर सुनाइए। काश ऐसा सिस्टम यूरोप में होता, लंदन में होता, स्विट्जरलैंड में होता और अमेरिका में होता, तो आज कोई भारतीय वहां नहीं रहता, सब भागकर यहीं आ जाते कि जब मरना ही है तो अपने देश में ही मरते हैं। आप इन युवाओं की तकलीफ को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय लोगों को बुलाकर इस वीडियो को चलाइए तो और भी अच्छा लगेगा। ध्यान से मगर इनकी बातों को सुनिएगा। मैं वन दरोगा में चयनित अभ्यर्थी हूँ। वन दरोगा का नोटिफिकेशन 2019 दिसंबर माह में रिलीज हुआ था, जिसकी परीक्षा 2021 जुलाई में कराई गई थी और इसका परिणाम जो है वो जनवरी 8, 2022 को आया और अब आता है, और जिसकी फिजिकल परीक्षा जून के माह 2022 में हुई थी। अब आता है कि दिसंबर 30 तारीख 2022 को कि यह परीक्षा निरस्त कर दी गई है। हमें कोई आधार नहीं बताया गया है। हमारी आप सबसे जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे यही मांग है कि हमारी जो भर्ती निरस्त की गई है उसके हमें आधार बताया जाए। जो पूर्व चेयरमैन हैं UKSSC के एस राजू जी, वो हमें कहते हैं कि सेग्रीगेशन पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमारी भर्ती ऑनलाइन माध्यम से की गई थी। STF कहती है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी इस पोस्ट में 316 पद थे, जिसमें से 620 को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, दुगने। जो संदिग्ध थे 8 लोग, उनका रिजल्ट में नाम नहीं आया था। अब जो 316 की जांच होनी है या 620 की जो भी जांच होनी है, उसमें जो भी पाया जा रहा है, आयोग कहता है कि 122 लोग पाए गए हैं। अब मेरा कहना यह है कि जो 122 लोग आए गए हैं, पहले तो उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। दूसरी बात, अगर कोई पाया भी गया है संदिग्ध, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 620 में से उनकी छटनी कर सकते हैं और लोगों को मौका मिल सकता है, क्योंकि 316 पद है हमारे पास। तो मेरी मांग बस यही है कि जो भी हमारे वैलिड पॉइंट्स हैं उनको संज्ञान में लेते हुए हमारी भर्ती की पे पुनर्विचार किया जाए, जो कि निरस्त करना बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है, और हमें आधार बताए जाए जो भी इनके अंदर की बात होती है। क्योंकि जो ये निर्णय लिया गया, ये प्रेस रिलीज हुई थी 30 दिसंबर 2022 को, जिसके कोई बेसिस पॉइंट्स हमें नहीं बताए गए। STF कहता है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है। तो बस मेरा मानना यही है, और हम सब लोग जो चयनित हो रखे हैं, जो सही माध्यमों से निकले हैं, उन सब का मानना यही है कि हमें आधार बताए जाएं कि किस बेसिस पे हमारी भर्ती को निरस्त किया गया है। और बस ये कहना चाहती हूँ कि इसको पुनर्विचार किया जाए। धन्यवाद। मूल बात है कि 2019 में परीक्षा की अधिसूचना जारी होती है और परीक्षा होती भी है, नतीजे आते हैं, फिर धांधली का आरोप लगता है और परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। युवाओं की जिंदगी के 3 साल निकल जाते हैं। सरकार में बैठे किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। जांच, कोर्ट, कैंसिल, वकील, धरना प्रदर्शन में इनकी परीक्षा फंसकर रह जाती है। दरअसल हम इन युवाओं को केवल धरना प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, उनके जीवन में झांक कर नहीं देखते कि आ कहां से रहे हैं, इनके सपने क्या हैं, इनके पिता क्या करते हैं, इनकी मां क्या करती हैं, किन मुश्किलों का सामना करते हुए ये स्कूल कॉलेज गए और अब इस परीक्षा तक पहुंचे हैं।
क्योंकि आप छोटे वीडियो देखने लगे हैं, शॉर्ट वीडियो देखने लगे हैं, रील्स देखने लगे हैं। आपको बीमार किया जा रहा है। सरकार और तकनीकी यही चाहती है कि आप कुछ भी ठहर कर ना देखें, आप में देखने और समझने की चेतना का विकास ही ना हो। जल्दी जल्दी वीडियो देखने से हालात नहीं बदल जाते हैं। तो यह वीडियो लंबा है और आप इसे पूरा देखिए तो बात समझ में आएगी। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की लड़की हूँ और मैं एक निर्धन परिवार से आती हूँ। सर, 2019 में जब से उत्तराखंड वन दरोगा की विज्ञप्ति आई थी, मैंने तभी से बहुत मेहनत से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं तैयारी कर सकूं, किसी कोचिंग ले सकूं। मैंने घर पर रह के ही उसी दिन से दिन रात एक कर दिया कि मुझे जॉब करनी है। उसके बाद में 2020 में एग्ज़ाम नहीं होता है कोविड को लेके, 2021 में एग्ज़ाम होता है। 2021 में हमने एग्ज़ाम दिया है, ठीक 6 महीने बाद इसका रिज़ल्ट निकल के आता है जनवरी 2022 में। और उसके भी ठीक 6 महीने बाद जून की तपती गर्मी और उमस में हमारा फिजिकल होता है 25 किलोमीटर, जिसके लिए हमने 5-6 महीने लगातार प्रैक्टिस की होती है। सर, उसके बाद ठीक 6 महीने बाद 30 दिसंबर को कहा जाता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो भी संशय के आधार पे, बिना किसी रीज़न दिए, बिना किसी को एसटीएफ की अभी जांच चल रही है, बिना किसी को गिरफ्तार किए। और जो भी गलत है, अगर इस एग्ज़ाम में मैंने मान लिया, पहली बात तो मेरिट में कोई ऐसा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिससे एसटीएफ ने पूछताछ की है या जिसको एसटीएफ ने पकड़ा है। अभी एसटीएफ की जांच इनिशियल स्टेज पे ही थी कि बोल देते हैं कि तुम्हारी भर्ती रद्द और तुम्हारा री एग्ज़ाम होगा, और ठीक 2 महीने बाद री एग्ज़ाम होगा। सर, आप, हमारी स्थिति जो 4 साल पहले थी, क्या आज वो स्थिति है ठीक? आज नहीं है ना सर, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया पढ़ना, उस टाइम मेरे पापा भी थे। पेपर से एक महीना पहले, ठीक 1 महीना पहले मेरे पापा का निधन हो गया। अब मैं अपने घर की बड़ी हूँ, मैं अपने परिवार को देखूँगी या मैं फिर से दोबारा से तैयारी करने की स्थिति में हूँ? सर, हमारे साथ मतलब गवर्नमेंट भी हमारी सुध लेने को राज़ी नहीं है, और हमारा बस सिर्फ ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जिसने सज़ा उसको दो जिसने गलती की है। किसी की गलती की सज़ा हमें क्यों दी जा रही है? हमारे तो कोई सुध लेने वाला ही नहीं है। मतलब बोल के चले गए कि पेपर रद्द, तो पेपर रद्द। ऐसा कैसे हो सकता है सर? हमारी भी तो कम से कम किसी को तो, ना गवर्नमेंट हमारी सुध ले रही है, ना क्या कहते हैं युवाओं की सरकार बताते हैं हमारे धामी जी कि ये युवाओं की सरकार है। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं को सड़कों पे बैठा रखा है पिछले 4-5 दिनों से हम देहरादून की सड़कों पे भटक रहे हैं। हमारी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हमारा बस यही कहना है कि हमें जॉइनिंग चाहिए, क्योंकि हम किस स्थिति में हैं, इस स्थिति से हमें बाहर कैसे भी करके निकाला जाए, क्योंकि समाज में भी सिर्फ एक यही धारणा है। अगर वो स्थितियाँ नहीं है मेरी कि मैं दोबारा से तैयारी करती हूँ, अगर री एग्ज़ाम करवाते हैं ये और मेरा नहीं निकलता है, तो क्या मेरे समाज में कोई इज्जत नहीं है? समाज के लोग मुझे हेय दृष्टि से देखेंगे, मुझे शंका की नज़रों से देखेंगे कि हाँ, इसने शायद उस टाइम नकल की होगी या उस टाइम इसने कुछ किया होगा गलत काम, जो जिससे ये सेलेक्ट हुई, इस बार नहीं सेलेक्ट हो पाई। अभी आपने जो आवाज सुनी, इसी परीक्षा की सताई एक छात्रा की थी और यह ऐसी ही एक छात्रा का घर है। हम आवाज के साथ ऐसी किसी छात्रा का घर दिखाना चाहते हैं ताकि आप देख सकें कि 2047 में जिस भारत की अर्थव्यवस्था 30 से लेकर 40 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है, उस भारत की एक लड़की 2023 में किस तरह के घरों में रहती है, उसकी मेज और बिस्तर पर किस तरह की किताबें रखी हुई हैं। प्रतियोगिता की यही उपयोगिता है कि गाइड बुक का बाजार चलता रहे और छात्रों का जीवन बर्बाद होता रहे। सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि हर भाषण में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हर बात में कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, युवाओं के साथ सही होगा, मेहनतियों के साथ सही होगा। इतने पर भी अगर सब कुछ सही नहीं होता है ना, तो हम भी हमेशा के लिए इनके साथ न्याय करेंगे। 2024 भी है, 2027 भी है, हमेशा के लिए इनके साथ न्याय करेंगे। जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ किया है,
हमारा गला काटा है, हमारे मेहनत की लूट की है। 4-4 साल आसान नहीं होता है, एक बार इन्हें बैठा के देखो एग्ज़ाम में। और तो और अगर आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया जी हैं, आज उनसे कहिए कि वो अपना पीसीएस का एग्ज़ाम आज की डेट में निकाल के दिखाएँ। 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन इन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। हमारी बात को दबाया जाता है, हम पे झूठा मुकदमा किया जाता है कि अगर तुम रैली निकालोगे या फिर आंदोलन करोगे या धरना दोगे तो तुम्हारे ऊपर मुकदमे कर देंगे, और हमें धमकियाँ दी जाती है कि ऐसे-ऐसे चार्जेस लगा देंगे कि तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। सर, हमारी हेल्प कीजिए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और तो और उत्तराखंड की मीडिया भी इतनी शर्मनाक स्थिति है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्ता की चमचागिरी कर सकती है और कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ़ जूते चाटने का काम कर रही है बस, और कुछ भी नहीं कर रही है। वन दारोगा या किसी सरकारी परीक्षा को कवर इस तरह से किया जाता है कि कोई खबर तक ना पढ़े, और पढ़ ले तो उसमें कुछ भी ना मिले। इन युवाओं की जिंदगी इस तरह से बर्बाद की जा रही है। एक छात्रा के पिता बीमार हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। जिस दिन काम पर नहीं जाते उस दिन कोई पैसा नहीं मिलता। नौकरी उसका सपना है, मगर परीक्षा उसके सपने को कुचल दे रही है। सिर्फ उसके सपने को ही नहीं, उसके बाद उसकी छोटी बहन के सपने को भी। छात्रा का चेहरा हम नहीं दिखा सकते, मगर आवाज से आप महसूस कर सकते हैं कि इन परीक्षाओं ने इन नौजवानों के साथ क्या कर दिया है। मेरी छोटी बहन अभी कक्षा 12 में पढ़ती है। हाई स्कूल में उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाई थी, 87% लाई थी। मुझे पूरा यकीन है 12th में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन मैं उसको आगे कैसे पढ़ाऊंगी? मेरे पिताजी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसे अच्छी हायर स्टडीज़ दे सकें। तो ऐसे में मैं उसे कैसे, मैं कैपेबल होती आज तो मैं सपोर्ट कर पाती अपनी फैमिली को, क्योंकि मैं भले ही कितनी भी प्रतिभावान क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास मेरे पैसे नहीं है, मेरे पास मेरी नौकरी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों ने चीटिंग की, क्योंकि दूसरों ने भ्रष्टाचार किया और मेरी मेहनत। सर, मुझे यहाँ से अपने घर से वहाँ मेन रोड तक जाने के लिए 4.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है। क्या हम लोग पैसे दे सकते हैं? क्या हम लोग 15 लाख रुपए घूस खिला सकते हैं? मैंने हाई स्कूल में अपने स्कूल में टॉप किया, मैंने 12th क्लास में मेरी फर्स्ट डिवीज़न है, मेरी बीएससी में फर्स्ट डिवीज़न है और मेरी एमएससी में भी फर्स्ट डिवीज़न है। ऐसा भी नहीं है कि मैं जस्ट 60% लाती हूँ। मेरी एमएससी में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरी 80% से नीचे आज तक कभी मार्क्स नहीं आए। मेरे एमएससी में भी मेरी 73% है। क्या आपको लगता है कि हम घूस खिला सकते हैं? इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है, लेकिन इसे पास करने वाली एक लड़की कह रही है कि उसके घर की हालत देख लीजिए। क्या यह लड़की 15 लाख रुपए घूस दे सकती है? अगर धांधली हुई है तो क्या इस लड़की की गलती है? यह लड़की किसकी गलती की सजा भुगत रही है? अगर सिस्टम सही होता, ईमानदार होता, तो आज इस लड़की की यह हालत ना होती। यह लड़की जिस तबके से आती है वही भारत का असली चेहरा है। सोचिए, एक सिपाही 12 घंटे की ड्यूटी करता है, एक ओला उबर चलाने वाला ड्राइवर दिन रात कार चलाता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी और नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या उसे पता है कि उसके बच्चों का जीवन किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, ताकि उसका परिवार इसी तरह गरीबी के चक्र में फंसा रहे। जिस दिन वन दारोगा की परीक्षा निरस्त की गई, उस दिन एक छात्रा ने जो कहा, उस समय की प्रतिक्रिया आप जरूर सुनिए। हमारा आज ही निरस्त का निर्णय लिया गया है, ये UPSSC के द्वारा डिसीजन जिसे ये कह रहे हैं। हम आज रात भर यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। हम या तो ये डिसीजन पलटेंगे या तो फिर कोई ना कोई तो दुर्गति ये देखेंगे, दुर्घटना कुछ ना कुछ होगी और सबसे पहले यही लोग फंसेंगे, यही लोग इसके कारण इसके जिम्मेदार माने जाएंगे। हम लोग आज रात, ये आप देख सकते हैं कितना ठंडा हो रहा है, देहरादून में कितना ठंड पड़ रही है, कोल्ड वेव चल रही है, और हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ हो जाए, बर्फ पड़ जाए, चाहे कुछ आ जाए, कोई भी हमें यहाँ से हटा नहीं सकता है। लेकिन अचानक से हमें आज सुबह न्यूज़ मिलती है कि तुम लोगों का भर्ती भी निरस्त कर दी गई है। सर, एकदम बेसलेस ये जो इन्होंने तर्क यहाँ पर दिया है, ये बिल्कुल ही निराधार है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी भर्ती निरस्त क्यों कर दी गई है। अगर इनको लगता है कि ये आंदोलन बस इतना ही रहेगा, अगर ये अपने युवाओं को न्याय नहीं दे सकते, तो इन्हें युवा की शक्ति को भी जानना चाहिए, और हम यहीं पर बैठे रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाता। अखबारों में इस परीक्षा से संबंधित तमाम खबरें छपी हैं। पिछले सितंबर की एक खबर में मुख्यमंत्री धामी का बयान छपा है कि दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और ईमानदारों के साथ न्याय नहीं होगा।
लेकिन दिसंबर 2022 में परीक्षा निरस्त कर दी जाती है, रद्द हो जाती है। अब जब यह परीक्षा फिर से होगी तो जिन छात्रों ने चोरी नहीं की, ईमानदारी से दी, उनके साथ न्याय किस तरह से होगा? क्यों उन्हें दोबारा परीक्षा देने की नौबत आई है? क्या इन सभी नौजवानों की गलती थी? एक परीक्षा 3 साल में पूरी नहीं हो सकती इस देश में? 2019 से 2022 आ जाता है और परीक्षा होकर कैंसिल होती है। क्या इससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? यही वो खबरें हैं जिसे लेकर आम लोगों को सचेत होना है। खबरों को देखने का तरीका बदलना है। गोदी मीडिया के चैनलों को देखने की आदत आपको बदलनी है, छोड़नी है। एक तरफ आपके बच्चों का गला घोंटा जा रहा है, दूसरी तरफ आपको चीन और जापान की खबरें दिखाने का सपना बेचा जा रहा है। बेहतर है आप इसे आज ही समझ लें और रवीश कुमार ऑफिशियल देखते चले। जंतर मंतर जाएंगे, मुर्दाबाद, सीएस बरतालिया मुर्दाबाद। वन दारोगा की परीक्षा सही से नहीं हो सकी। क्या किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया? इस सरकार बनाम उस सरकार की बहस से क्या इनकी जिंदगी के साल वापस आ जाएंगे? 3 साल इनके बर्बाद हुए हैं। खबरों के अनुसार अब यह परीक्षा फिर से होनी है। एसटीएफ जो जांच कर रही है उसने पाया है कि नकल हुई है, पेपर लीक हुए हैं। आयोग का फैसला है कि जब परीक्षा दोबारा होगी तो वही बैठेंगे जिन्होंने पहले लिखित परीक्षा दी थी। क्या इससे उनकी मानसिक परेशानी कम हो जाती है? यह केवल इनके साथ नहीं हो रहा है जो देहरादून में सड़क पर बैठे। जो भी किसी ना किसी रूप में सरकारी सिस्टम के करीब जाता है, चाहे वो छात्र हो, किसान हो या बिजनेसमैन हो, किसी भी राज्य में, आप उसके अनुभव पूछिए, आपको लगेगा कि रिश्वत से बड़ा सत्य इस देश में कुछ भी नहीं है। जो जहां जिस कुर्सी पर है उसके आधार पर वसूलने से डरता भी नहीं। वसूली के अलग अलग तंत्र बन गए हैं। रिश्वत और अपने आदमी को सेट कर देना यहां की नैतिकता हो गई है। यहां के समाज में दलाली करने पर किसी तरह का नैतिक संकट नहीं होता है। आप दलालों की गाड़ियां देखिए, उनके कपड़े देखिए, उनके घर देखिए, जिन महफिलों में जाते हैं उनका स्वागत देखिए। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में, राजनीतिक प्रतिष्ठा में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। उनके पास सब कुछ है। वो इस सिस्टम में तोड़ निकालने के हुनर रखते हैं। तो इस समाज में जहां अदालत के फैसले से लेकर सरकार के आदेश तक में संदेह की पर्याप्त गुंजाइशें मिल जाती हैं, वहां यह मान लेना कि सरकारी परीक्षाएं दोष मुक्त हो जाएंगी असंभव है। लेकिन मुद्दे उठाने पड़ेंगे और प्रयास करते रहने पड़ेंगे। आप देख रहे थे रवीश कुमार ऑफिशियल। सब्सक्राइब करते रहिए और ज्वाइन तभी करिए जब आप सक्षम हों। इसका कोई दबाव ना लें। हमें जरूरत तो है, लेकिन आपकी जरूरत का भी ख्याल है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।